हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि हमने क्लास 12th का मैथ स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसका जो बेसिक था वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, समुच्चय को दर्शाने के तरीके यानी कि रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए पहली वाली तीनों क्लासों में, ठीक है। तो आज ये चौथी क्लास है, तो इसमें जो है रियलिटी में अब आपका जो है चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। यानी कि जो पहला चैप्टर है 12th का संबंध एवं फलन, वो आज से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज की क्लास आपको मिस नहीं करनी है, आपको शुरुआत से अंत तक देखनी है, जब भी आपको सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो सबसे देखो, आपको जो है हमारे चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, ठीक है। तो संबंध को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको पहले क्रमित युग्म समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? क्रमित युग्म। और क्रमित युग्म की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो क्रमित युग्म, अब यहाँ पे एक शब्द है युग्म। क्या है? युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। और जोड़े में कितनी चीजें होती हैं? दो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि चप्पलों की जोड़ी, तो चप्पलों की जोड़ी में कितनी चप्पल होंगी? दो, ठीक है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि विवाहित जोड़ा, विवाहित जोड़ा में कितने लोग होंगे? दो। कितने लोग होंगे? दो ही तो होंगे ना। तो जोड़े के अंदर कितनी चीजें आती है? दो आती हैं। यानी कि क्रमित युगों में हम कितनी चीजों की बात करते हैं? सिर्फ दो ही चीजों की बात करते हैं, ठीक है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो आपके सामने मैंने परिभाषा लिखी हुई है ताकि टाइम बच सके, ठीक है। तो क्या आप देखें, तो परिभाषा बोल रही कि जब दो संख्याओं, बोल रहे ना, जब देखो मैंने बोला युगो में यानी कि जोड़ा, जोड़े में कितनी चीज होती है? दो। तो बोल रहा है ना दो, ठीक है, ध्यान रखना। जब दो संख्याओं या वस्तुओं को छोटे कोष्टक, छोटा कोष्टक जानते हो ना, छोटे कोष्टक के अंदर कॉमा लगाकर लिखा जाता है तो उसे क्रमित युग्म कहते हैं। देखो जैसे समझ लो, जैसे छोटे कोष्टक के अंदर लिखना है, ये क्या है मेरा? छोटे कोष्टक। अब इसके अंदर कोई भी दो संख्या अपनी तरफ से, जैसे मैंने दो संख्या ली 3 और 4, ये दो संख्या ली और इनको कॉमा लगाकर मैंने लिख दिया। कैसे लिख दिया? कॉमा लगाकर लिख दिया। तो आपके सामने ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, तो यही क्या कहलाएगा? हमारा क्रमित युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रमित युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रमित युग्म, ठीक है। ऐसे ही और भी एग्जांपल ले लो, जैसे छोटा कोष्टक लिया, इसके अंदर a कॉमा बी लिखा, तो ये भी क्या है? हमारा क्रमित युग्म है। ऐसे लिखा मैंने x कॉमा वाई, ठीक है, तो ये भी क्या है? हमारा क्रमित युग्म। यानी कि दो संख्याओं को छोटे कोष्टक के अंदर जो कॉमा लगाकर लिखा जाता है तो वही क्या कहलाता है? हमारा क्रमित युग्म कहलाता है। तो ये क्या है? हमारे क्रमित युग्म है। क्या है? क्रमित युग्म है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है? ओके, इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे जैसे ये मेरा क्रमित युग्म है, क्या ये मेरा क्रमित युग्म है? a कॉमा बी, ये मेरा क्रमित युग्म है। अब इसमें जो पहली संख्या है a, यानी कि इसमें जो पहली संख्या है a, इसको बोलते हैं हम प्रथम, प्रथम घटक। प्रथम घटक बोलो या अव्यय या अवयव बोलो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। प्रथम घटक यानी कि पहला है तो प्रथम, और ये दूसरे स्थान पे बैठा है तो इसको बोलेंगे द्वितीय। क्या बोलेंगे? द्वितीय घटक। द्वितीय घटक बोलो या अव्यय बोलो, यानी कि सेकंड कंपोनेंट, और प्रथम यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये जो क्रमित युग्म है, इसके पहले को बोलेंगे प्रथम घटक, दूसरे वाले को बोलेंगे द्वितीय घटक या अव्यय, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी इसमें कि क्रमित युग्म, यानी कि क्रम शब्द दिखाई दे रहा होगा। क्या दे रहा है? क्रम शब्द। आप इंग्लिश से भी देख सकते हो, ऑर्डर। क्या? ऑर्डर। तो ऑर्डर का क्या मतलब होता है? यानी कि क्रम से चीजें लगी होनी चाहिए। क्रम से चीजें लगे होने का मतलब क्या है? यहाँ पे आओ समझते हैं। देखो, तो इसका नाम ही क्रमित युग्म है, यानी कि इसके नाम में ही क्रम छुपा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो महत्व होगा क्रम का। अब क्रम का क्या महत्व है ये समझो। जैसे मैंने आपके सामने एक क्रमित युग्म लिखा 3 कॉमा 4, तो ये कि मेरा क्रमित युग्म है। अब मैंने ऐसी एक क्रमित युग्म लिखा 4 कॉमा 3, तो अब आप देख पा रहे हो जो इसके अंदर संख्या है वही इसके अंदर है। क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं मेरे बरकरार। क्यों? यहाँ पे क्रमित युग्म, इसका नाम ही क्रम से शुरू हो रहा है, यानी क्रम जरूरी है। अगर यहाँ पे 3 पहले है, 3 पहले आ रही है, फिर 4 बाद में आ रही है, लेकिन यहाँ पे 4 पहले आ रही है, 3 बाद में आ रही है, तो क्रम चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अगर 3 पहले आ रही होती, यहाँ पे भी 3 आ रही होती, तो यहाँ पे सेकंड में 4 है तो यहाँ भी सेकंड में 4 होता, तो ये दोनों बराबर हो जाते, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे।
तो इनको आप बराबर नहीं बोल सकते कि ये दोनों क्रमित युग्म है ना, इनको आप बराबर नहीं बोल सकते। क्यों? यहाँ पे क्रम का बहुत ही बड़ा महत्व है। ठीक है, अगर ऐसे होता 3,4 और दूसरा भी 3,4 ही होता तो ये बराबर होते, लेकिन इनका क्रम चेंज हो गया, क्रम चेंज होते ये बराबर नहीं हुए, इसलिए इनका नाम है क्रमित युग्म। क्रम का बहुत बड़ा महत्व है, ये ध्यान रखना। अब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है समझो। तो आपने जो है छोटी क्लासों में आपने 10वीं में भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, 9th में भी 8th में भी। तो निर्देशांक ज्यामिति जब आपने पढ़ी है तो ये जो खड़ी हुई रेखा होती है तो इसको तो बोलते हैं बाई अक्ष, और ये लेटी हुई रेखा होती है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? एक्स अक्ष। आपको पता है कि नहीं पता है? अब आप थोड़ी देर के लिए ये समझो यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या ये निर्देशांक नहीं दिखाई दे रहा? आपने जो है निर्देशांक ज्यामिति में देखा होगा, निर्देशांक भी तो इसी तरह लिखा होता है ना, यानी कि जो क्रमित युग्म होते हैं ना वो एक निर्देशांक भी होते हैं, उनमें से कुछ निर्देशांक होते हैं लेकिन सारे नहीं होते। यानी कि जब संख्याएं लिखी होती हैं तो वो निर्देशांक कहलाएंगे। अगर ऐसे लिख दूं मैंने लिखा पता है क्या? मैंने लिखा भारत, भारत कौमा दिल्ली, भारत कौमा दिल्ली, तो ये क्या है? एक निर्देशांक है। ये क्या है? ये भी सॉरी, ये निर्देशांक नहीं है, ये क्या है? क्रमित युग्म है। क्या है? क्रमित युग्म। यानी कि ये जो लिखा है ये भी क्रमित युग्म है, ये भी क्रमित युग्म है, दोनों क्रमित युग्म है। ठीक है, यहाँ पे पहले जो है देश का नाम लिखा है, पहले देश का नाम लिखा है, फिर राजधानी का नाम लिखा है, देश की राजधानी। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका ये क्रम है। क्रम क्या है कि पहले देश आया है फिर राजधानी आई है, तो ये भी क्या है? क्रमित युग्म है। लेकिन ये भी क्रमित युग्म है। ठीक है, अब एक चीज समझो, जब क्रमित युग्म के अंदर संख्याएं लिखी होती हैं तो उसको जो है हम निर्देशांक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? निर्देशांक। आपने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में, उनको हम निर्देशांक भी बोलते हैं। निर्देशांक भी तो ऐसे लिखे होते हैं ना, समझे कि नहीं समझे? लेकिन ये निर्देशांक नहीं होंगे और ये निर्देशांक होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो संख्या लिखी होंगी तो निर्देशांक की संख्या नहीं लिखी है, संख्या के अलावा कुछ और चीजें लिखी हुई है, कोई वस्तु वगैरह, स्थान, तो वो क्या होगा? वो क्रमित युग्म ही कहलाएगा। ये भी क्रमित युग्म है, ये भी क्रमित युग्म है, लेकिन इसको निर्देशांक भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको निर्देशांक नहीं बोलेंगे। समझे कि नहीं समझे? अब आपने पढ़ा होगा निर्देशांक में क्या होता है, ये जो पहली जो संख्या होती है, ये जो पहली संख्या होती है ये होता है हमारा एक्स अक्ष। ये क्या होता है? हमारा एक्स अक्ष होता है कि नहीं होता? ये जो सेकंड होता है इसको बोलते हैं बाई अक्ष। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताओ। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पहले को बोलते हैं एक्स अक्ष, दूसरे को बोलते हैं बाई अक्ष। यानी कि पहला भुज कोटि, यानी भुज कोटि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? तो पहले को भुज, दूसरे को कोटि, यानी कि भुज को ही बोलते हैं एक्स अक्ष, कोटि को ही बोलते हैं बाई अक्ष। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आप इसको 3,4 को इस पे दर्शाओगे, मैं आपसे बोलूंगी 3,4 को इस पे दर्शाओ, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3, मैं यहाँ पे करूंगा नंबरिंग, तो 1 2 3 4 तक कर ली। ठीक है, यहाँ पे एक और बढ़ाना पड़ेगा मुझे, तो ये कर ली 4 तक। ठीक है, 4 तक कर ली, हमें 4 तक की जरूरत है, ज्यादा है ही नहीं। अब देखो, अगर इसको जब आप इस पे दर्शाओगे तो एक्स अक्ष कितना है? 3, तो ये एक्स अक्ष पे आएगा 3, कहाँ पे है? ये रहा। कहाँ पे है? ये रहा। अब ये 4 जो है बाई अक्ष पे आएगा, कहाँ है? ये रहा। जब इनको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे ऐसे बढ़ाओगे, ठीक है, 3 कदम 4 कदम ऊपर जाएगा, ये 3 कदम इधर जाएगा, तो ये कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा ना। तो ये जो निर्देशांक है, ये जो बिंदु है, क्या कहलाएगा? 3,4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 3,4 कहलाएगा नहीं कहलाएगा? आप बोलोगे हाँ कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप 4,3 को दर्शाओगे, 4,3, यहाँ पे जो है 4 क्या है? एक्स अक्ष है, तो यहाँ पे जो है क्या है? ये बाई अक्ष है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यहाँ पे ये एक्स अक्ष होगा, ये बाई अक्ष होगा। अब यहाँ पे एक्स अक्ष कितना है? 4 है, तो ये एक्स अक्ष 4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब बाई अक्ष 3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब जब इनको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे, तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं? देखो, ये यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये क्या है हमारा? 4,3। तो आप क्या देख पा रहे हो? आप ये देख पा रहे हो कि 3,4 तो यहाँ पे आ रहा है, 4,3 वहां पे आ रहा है। क्या ये दोनों एक ही तरह ऊपर आ रहे हैं? यानी एक के ऊपर एक आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो एक के ऊपर एक आ रहे हो तो यानी कि ये एक ही स्थान पर हो जाते हैं, लेकिन ये तो अलग अलग स्थान पर आ रहे हैं। जब मैंने इसको ग्राफ पे देखा कि ये तो दूसरे जगह पे भाई, ये तो दूसरी जगह पे, इसका अर्थ अलग आ रहा है, इसका अर्थ अलग आ रहा है, तो इसलिए इसमें क्या है कि इसका क्रम का महत्व है, आपको ये ध्यान रखना है। तो 3,4 और 4,3 बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये 3,4 है, ये भी 3,4 होता तो बराबर हो जाता।
समझ रहे को नहीं समझ रहे हो? क्या होता है, आप बोलोगे, आपको कभी डाउट आ सकता है कि सर ने बताया था कि जो समुच्चय होता है, जैसे समुच्चय लिखा मैंने 3,4, ठीक है, ये मेरा क्या है कि समुच्चय है। लेकिन इसका जो समुच्चय अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक समुच्चय लिखूं 4,3, तो ये समुच्चय तो बराबर हो जाएंगे। अब ये बराबर है, अब ये बराबर है, क्यों? क्योंकि ये समुच्चय है भाई, ये क्रमित युग्म है। अब समुच्चय का क्रम कुछ भी हो सकता है, समुच्चय का अव्यय जो हो समान अव्यय है, इसमें भी 3-4 है, इसमें भी 3-4 है, लेकिन ये क्रम कुछ अलग है, आगे पीछे है, तो भी ये दोनों बराबर ही कहलाएंगे, यानी कि समान समुच्चय कहलाएंगे। लेकिन ये समान क्रमित युग्म नहीं कहलाएंगे, ध्यान रखना। समुच्चय सिर्फ जो है मझले कोष्टक के अंदर लिखे जाते हैं, लेकिन क्रमित युग्म जो है छोटे कोष्टक के अंदर लिखे जाते हैं। तो ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय है। समुच्चय को आप कैसे भी लिखो ऑर्डर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्रमित युग्मों का ऑर्डर ध्यान रखना कैसे लिखना है। तो क्रमित युग्म समझे कि नहीं समझे? आई थिंक आपको जो है क्रमित युग्मों में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि ये जो पहला जो होता है उसको बोलते हैं प्रथम घटक। क्या बोलते हैं? प्रथम घटक या पहला या अव्यय, ठीक है। और ये दूसरा होता है इसको बोलते हैं द्वितीय द्वितीय घटक, द्वितीय घटक या अव्यय, ठीक है, या अव्यय या तत्व, कुछ भी आप बोल लो, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? आई थिंक आपको क्रमित युग्म जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इसको मैं आपको जो है कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते इससे आगे। अब आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज समझाना चाहता हूँ, जो संबंध समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखिए अब जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? कार्तीय गुणन। क्या देखने वाले हैं? कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो ये जो है संबंध समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी एक चीजें क्या है पता है? लिंक है। मोती जैसे मोती बाज डाल दिया ना, मोती एक मोती डालते तब माला बन पाती है, इसी प्रकार से आपको क्रम क्रम से चलना पड़ता है, जब ही आप मैथ आसानी से समझ पाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने समझा क्या? क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म किससे के बाद आया? हमने समझ रहे हैं क्या? कार्तीय गुणन, ठीक है। तो कार्तीय गुणन समझने के लिए हमें क्रमित युग्म पता होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। तो अब देखते हैं कार्तीय गुणन क्या है। तो कार्तीय गुणन की बात कर रहे हैं, अगर इसकी परिभाषा को मैं पढ़ूं तो आपको शायद ना समझ आए, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तो आपको सब समझ आ जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखना। क्या रखना है? थोड़ा धैर्य। देखो देखो परिभाषा की अगर बात करें, दे रखा है यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त का मतलब क्या है? रिक्त समुच्चय नहीं है। मैंने आपको समुच्चय के प्रकार बताए थे, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, समान समुच्चय, ठीक है, समतुल्य समुच्चय और परमित अपरमित उपसमुच्चय, ये सारे प्रकार आपको मैंने बताए थे। उसमें से एक रिक्त समुच्चय भी बताया था, तो उसने बोला अरिक्त होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट अव्यय या उसके कुछ ना कुछ सदस्य उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। उसने ये बोला है यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो ए और बी का कार्तीय गुणन, क्या? कार्तीय गुणन उन सभी क्रमित युग्म, देखो शब्द आ गया कि नहीं आ गया? क्रमित युग्म जो अभी हमने समझा था, जो अभी हमने समझा था वो शब्द आ गया कि नहीं आ गया? तो गुणन, कार्तीय गुणन उन सभी क्रमित युग्म का समुच्चय होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्रमित युग्म का समुच्चय होता है, जहां ए जो है बिलोंग करेगा सेट ए से, तथा बी जो है बिलोंग करेगा सेट बी से, ठीक है, होता है। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हो ना, ए जो है किसमें होगा? सेट ए में होगा, बी जो है किसमें होगा? सेट बी में होंगे, ठीक है। आओ समझते हैं कैसे। देखो मैंने आपके सामने एक सेट लिया ए, एक सेट लिया मैंने ए, ठीक है, इसमें मैंने आपके सामने दो एलिमेंट लिखे, क्या? दो सदस्य लिख के इसके अंदर मैंने एक लिखा चाय, एक लिखा चाय और एक लिखा कॉफी। कॉफी कौन कौन पीता है? चाय और कॉफी, ठीक है, चाय और कॉफी। एक सेट लिखा मैंने बी, क्या लिखा मैंने? एक सेट बी लिखा, ठीक है, सेट बी लिखा। अब देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, और इसके अंदर जो मैंने लिखा बिस्कुट, क्या लिखा? बिस्कुट, और बताओ क्या लिखे? बिस्कुट लिख लिया, लड्डू लिख लो, क्या दिक्कत है? लड्डू, और बताओ क्या लिखे? बिस्कुट, लड्डू, नमकीन लिख लेते हैं, ठीक है, नमकीन, नमकीन, ठीक है। तो एक सेट में लिखा है चाय कॉफी, एक सेट में लिखा है बिस्कुट लड्डू नमकीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमें क्या बनाना है? क्रमित युग्म बनाना है,
क्रमित युग्म बनाने, क्या बनाने, जोड़े, क्या बनाना है, जोड़ा। ठीक है, ये सपोज करो सेट ए में चाय और कॉफी है, आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो चाय लो या कॉफी लो। अगर आप चाय ले रहे हो तो आपके पास तीन ऑप्शन है कि आप इन तीनों में से इसके चाय के साथ कुछ भी एक ले सकते हो, दो नहीं लोगे, एक चीज। ठीक है, अगर आप कॉफी लोगे तो भी आपके पास तीन ऑप्शन है कि या तो कॉफी के साथ बिस्कुट लो, कॉफी के साथ लड्डू लो, कॉफी के साथ नमकीन लो। यानी कि आपके पास ऑप्शन ये है कि इन दोनों में से सिर्फ आप एक चीज ले सकते हो, और जब एक चीज इसमें से ले लोगे तो उसके साथ इनमें से कोई एक एक चीज लेनी है, आपको क्या लेनी है, एक ही चीज लेनी है। ठीक है, तो आपके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, आओ समझते हैं। अगर आप चाय लेते हो, ठीक है, अगर आप चाय लेते हो तो आप चाय के साथ बिस्कुट ले लो। एक तो ऑप्शन ये है कि आप बिस्कुट ले लो। ठीक है, इसको बंद कर दो छोटे कोष्टक के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, क्रमित युग्म कहलाएगा। क्या है ये, क्रमित युग्म। उसने बोला नहीं कृत्रिम युग्म का समुच्चय होता है, तो ये मैंने क्रमित युग्म लिख दिया। जो भी आप जोड़ा बना रहे हो बस उसको क्रमित युग्म में लिखना है। ठीक है, ओके। अब आओ, तो अब आगे लिखोगे, कॉमा लगा के दूसरा लिखेंगे जोड़ा। ठीक है, ये कॉमा किस लिए लग रहा है, क्रमित युग्म को अलग अलग करने के लिए। अब ये अंदर जो कॉमा लगा है, अंदर जो क्रमित युग्म के अंदर जो लिखे हुए हैं उनको अलग कर रहा है। ठीक है, समझ लो, समझ, ये कॉमा दोनों अलग है यहाँ पे। एक तो ऑप्शन ये था कि चाय के साथ आप बिस्कुट ले लो, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि चाय के साथ आपने बिस्कुट तो ले लिया, दूसरा ऑप्शन है कि आप चाय के साथ लड्डू ले लो। क्या ले लो, चाय के साथ लड्डू ले लो। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि आप चाय के साथ नमकीन ले लो, है ना, चाय के साथ नमकीन, क्या ले लो, नमकीन ले लो, यही तो ऑप्शन है। ठीक है, तो चाय के साथ तो इतने ऑप्शन है, आप इतने ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें कॉफी की, तो कॉफी के साथ भी तो आपके क्या ऑप्शन होंगे, कॉफी लोगे अगर आप, तो आपका एक तो ऑप्शन ये है कि कॉफी के साथ आप बिस्कुट ले लो, यानी कि कॉफी के साथ आप बिस्कुट ले लो। क्या ले लो, बिस्कुट, ये भी तो ऑप्शन है आपके साथ। या फिर अगर कॉफी लोगे तो आप कॉफी के साथ लड्डू भी ले सकते हो, लड्डू भी तो ले सकते हो कॉफी के साथ में, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है यार, जगह कम पड़ रही है हमें, तो नीचे लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कॉफी के साथ लड्डू भी ले सकते हो आप, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ ले सकते हैं। या फिर आप कॉफी के साथ नमकीन भी ले सकते हो, कॉफी के साथ नमकीन भी ले सकते हो, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो इतने ऑप्शन है आपके पास, इतने ही ऑप्शन है आपके पास, इनके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, आपको बस दो ही चीजें लेनी है, यानी तो चाय के साथ या तो बिस्कुट लो, लड्डू लो, नमकीन लो, या कॉफी लोगे तो कॉफी का बिस्कुट लो या लड्डू लो या नमकीन लो, यही तो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, क्रमित युग्म लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, क्रमित युग्म। तो उसने यही तो बोला है कि कृत्रिम क्रमित युग्म का समुच्चय होता है, इसको बना दो आप समुच्चय। समुच्चय किसमें लिखा होता है बताओ, मझले कोष्टक के अंदर। तो ये पूरा एक बन गया मेरा समुच्चय, क्या बन गया, मेरा एक समुच्चय बन गया। मान लो ये बना मेरा सी समुच्चय बना, क्या बना मेरा, सी समुच्चय मेरा ये बन गया। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो ये जो कहलाएगा, ये जो पूरा कहलाएगा, यही मेरा क्या है, कार्तीय गुणन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये मेरा यही तो है कार्तीय गुणन। भाई यही है कार्तीय गुणन, और कुछ कार्तीय गुणन नहीं है, यही है। समझे कि नहीं समझे, आपके पास जो ऑप्शन है बस जोड़ा बनाना है, जैसे चाय के साथ इन तीनों के साथ जोड़ा बनाया, ऐसे कॉफी का इन तीनों के साथ जोड़ा बनाया, यानी कि क्रमित युग्म बनाए। जोड़े का मतलब क्या है, क्रमित युग्म बनाए और इनका बना दिया और सेट। अब इनका जो सेट बना दिया वही कहलाएगा कार्तीय गुणन। क्या कहलाएगा, कार्तीय गुणन। ठीक है, अब एक चीज समझो यहाँ पे, अब एक चीज समझो, जैसे यहाँ पे जो है मेरा, इसके अंदर जो सेट है यानी कि समुच्चय है, इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने अव्यय हैं, यानी कितने सदस्य हैं इसके अंदर, यानी कितने तत्व हैं, तो आप क्या बोलोगे पता है, आप नादान हो अभी, तो आप क्या बोलोगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12, तो आप बोल दोगे इसके अंदर 12 सदस्य हैं। ठीक है, क्योंकि ये बैठे दिखाई दे रहा है ना जी ना, 12 सदस्य नहीं है। क्यों, समझना ध्यान से, तो ये जो क्रमित युग्म है, एक ये क्रमित युग्म है, ये क्रमित युग्म है, ये भी क्रमित युग्म है, तो ये भी क्रमित युग्म है, ये भी क्रमित युग्म है। तो इस सेट का जो सदस्य है वो क्रमित युग्म है, ना कि ये क्रमित युग्म के अंदर के अव्यय। ध्यान से समझना इस बात को। तो ये जो सेट है इसके अंदर जो है वो सदस्य होंगे, कितने होंगे पता है, ये पूरा एक अव्यय, मतलब क्रमित युग्म जो है पूरा एक अव्यय होगा, इसका एक सदस्य होगा।
तो क्रमित युग्म इसका सदस्य है, तो कितने क्रमित युग्म है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये सेट में कितने सदस्य हैं, तो 6 सदस्य हैं। तो ये ध्यान रखना, इस सेट में जो सदस्य है वो क्रमित युग्म है। क्या है, क्रमित युग्म है। ठीक है, इतनी सी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये जो पूरा सेट है, कोमा कहाँ पे लगा है इसके अंदर, देखो क्रमित युग्म में ही तो लगा है। ठीक है, तो ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है। ठीक है, रोस्टर रूप में अव्यय को कोमा लगा के लिखते हैं, कोमा लगा के लिखा हुआ है। तो ये पूरा जो क्रमित युग्म है पूरा एक अव्यय कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे इतनी सी बात। ठीक है, क्लियर है, इस बात को समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, एक चीज समझो इसके अंदर। अब एक चीज समझोगे आप, तो ये जो मेरा पहला क्रमित युग्म है, जो चाय जो है, चाय चाय इसका जो पहला अव्यय है, क्रमित युग्म का जो पहला पहला घटक है, बताया था ना, ये प्रथम घटक, ये द्वितीय घटक, इसका जो प्रथम घटक है वो कौन से सेट से आया है, तो आप बोलोगे ए से आया है। मतलब जो क्रमित युग्म होता है, सिंपल सी बात है, आपको ये समझनी है, वो एक्स या एक्स वाई के रूप में होता है, एक्स कॉमा वाई के रूप में ही तो होता है ना। कोई भी क्रमित युग्म होता है इस रूप में लिखा होता है, एक्स कॉमा वाई बोलो या ए कॉमा बी बोलो। ठीक है, तो आप इसको ए कॉमा बी भी बोल सकते हो, यहाँ ए कॉमा बी भी आप बोल सकते हो। जैसे इसका जो क्रमित युग्म है, तो यहाँ पे ए ये है, बी ये है, यहाँ पे ए ये है, बी ये है, यहाँ पे ए ये है, बी ये है, ए ये है, बी ये है। ठीक है, यहाँ पे ए ये है, बी ये है, ए ये है और बी ये है। ठीक है, ओके। अब एक चीज समझो यहाँ पर, तो जो चाय जो है इसका पहला घटक है, चाय जो है कौन से सेट में है, ए में। ठीक है, और जो बिस्कुट जो है कौन से सेट में है, बी में। ऐसे इसका जो चाय है कौन से सेट में है, ए में। लड्डू कौन से में, बी में। चाय कौन से में, ए में। नमकीन कौन से में, बी में। कॉफी कौन से में, ए में। और बिस्कुट कौन से में, बी में। ऐसे यहाँ पे देखो, कॉफी कौन से में, ए में। लड्डू कौन से में, बी में। कॉफी कौन से में, ए में। नमकीन कौन से में, बी में। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। ओके, क्लियर है। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, जो ए अगर मैं आपसे बोलूं ए बताओ, ए कौन कौन से, देखो चाय चाय चाय, कॉफी कॉफी कॉफी, यही तो है ए, यानी कि चाय कॉफी ए वाले ही है ए। ठीक है, तो ये किस में आ रहा है, देखो ए में ही तो जा रहे हैं, ए वाले सभी सेट ए में से आए हैं। देखो ए जो है सेट ए में से आया है, सेट ए में से आया है ना, स्मॉल ए जो है सेट ए में से आया है। यानी कि हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ए जो है, यानी कि क्रमित युग्म का पहला जो घटक है, पहला जो तत्व है, पहला अव्यय जो है, किस सेट से आ रहा है बताओ, किस सेट से आ रहा है, किस सेट से आ रहा है बताओ। तो ये जो आ रहा है कौन से आ रहा है, पहले से। तो हम क्या बोलेंगे, तो ये जो संबंधित है, ए बिलोंग करता है किससे, ए से, यानी कि ए जो है सेट ए के सदस्य हैं। अब ऐसे ही आप यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हो, जो बी है, यानी कि जो क्रमयुग्म का जो दूसरा दूसरा घटक है बी, है ना, वो किस सेट से आ रहा है, देखो बी से। किस सेट से आ रहा है, बी सेट से आ रहा है। किस सेट से आ रहा है, बी सेट से आ रहा है। यानी कि जो क्रमित युग्म का दूसरा घटक यानी कि बी कौन से सेट से संबंधित है, तो आप बोलोगे बी से संबंधित है। तो वही तो बोला है, जहां ए किससे संबंधित है, ए से, तथा बी किससे संबंधित है, बी से। तो आपको, आपने सारा नजरिया, आपको ये परिभाषा दिखाई दे रही होगी। अब आपको दे रखा है ना, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, ये अरिक्त समुच्चय हैं, यानी कि दोनों रिक्त समुच्चय नहीं है। और तो ए और बी का कार्तीय गुणन उन सभी क्रमित युग्म, ये इसके अंदर क्या लिखे हुए हैं बताओ, क्रमित युग्म ही तो लिखे हैं, क्रमित युग्म का समुच्चय। तो ये क्या है, क्रमित युग्म का ही तो समुच्चय है, क्रमित युग्म का समुच्चय है। जहां ए यानी कि ये इसके प्रथम घटक जो है किससे संबंधित है, सेट ए से संबंधित है कि नहीं, आप देख पा रहे हो किससे आए हैं, चाय कॉफी किससे आया है, सेट ए से आया है। ऐसी जो बी है, सेट बी जो है बिलोंग करता है किससे, बी से। बी भी आप देख पा रहे हो किससे आया है, सेट बी से आया है। समझे कि नहीं समझे, आप बोलोगे हाँ समझा, ठीक है। अब लेकिन एक चीज आपको ये समझनी है, क्या ये जो सेट है, ये सेट बना, इसको दर्शाते कैसे हैं, तो कार्तीय गुणन को दर्शाया कैसे जाता है, कार्तीय जो गुणन होता है उसको दर्शाया कैसे जाता है। तो ए से बी में जोड़े बनाए थे ना, देखो ए से बी में जोड़े बनाए हैं, तो इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी। तो ये जो समुच्चय है इसको कैसे दर्शाएंगे, ए क्रॉस बी। ठीक है, क्रम जरूरी है, ध्यान समय ना। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, पहले कौन लिखा है, पहला सेट लिखा है ए, फिर लिखा है सेट बी। अगर पहला सेट पहले लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो क्रमित युग्म का अव्यय है पहले सेट से ही आने चाहिए, दूसरा अव्यय जो है बी सेट से आना चाहिए, दूसरे स्थान पर है लिखा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, तो आप बोलोगे हाँ समझ आ गई। ठीक है, तो ये आ गया होगा आपको क्रमित युग्म समझ। ठीक है,
सॉरी कार्तीय गुणन आपको समझ आ गया होगा। मैं इस पे और भी एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। आओ बात करें। अब ये तो मैंने लिया आपको समझाने के लिए दैनिक जीवन का उदाहरण लिया, लेकिन अब संख्याओं की बात करते हैं। संख्याओं से आपको मैं समझा देता हूँ। देखो संख्याओं से भी आपको समझना जरूरी है। जैसे मैंने एक सेट लिया ए, इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे, अव्यय लिखे 1, 2, 3। एक सेट लिया मैंने बी, इसके अंदर जो मैंने अव्यय लिखे वो लिखे 4, 5, 6, ठीक है, ये लिखे। अब मुझे इनका क्या निकालना है, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन को कैसे दर्शाते हैं, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी का मतलब समझ रहे हो, तो ए पहला अव्यय जो आएगा क्रमित युग्मों का सेट ए से आएगा, और दूसरा अव्यय जो आएगा सेट बी से आएगा क्रमित युग्मों का, ठीक है। कैसे आओ, जब इसका जब बनाओगे आप ए इंटू बी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सेट ए इंटू बी है, ए इंटू बी है तो ए से तीर चलाओगे आप, ए इंटू बी है तो ए से बी की तरफ तीर चलाना है आपको, ध्यान रखना। तो ए से बी की तरफ तीर चलाओगे, यानी कि जब जोड़े बनाओगे तो एक का यहाँ पे 4 के साथ बन सकता है, ठीक है, क्रमित युग्म बन गया। अब यहाँ तो एक का 5 के साथ भी बन सकता है, ये बन गया। एक का 6 के साथ भी बन सकता है, ये बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। अब देखो ऐसे ही 2 का जो है 4 के साथ बन सकता है, आप बोलोगे हाँ बन रहा है। ऐसे 2 का देखो 5 के साथ बन रहा है, तो आप बोलोगे हाँ बन रहा है। तो ऐसे बोलोगे आप 3 का भी जो है, 2 का 6 के साथ भी तो बन रहा है, 2 का 6 के साथ भी बन रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे 3 का जो है 4 के साथ भी बन रहा है, लिख दो यहाँ पे 3, 4। ऐसे यहाँ पे 3 का 5 के साथ भी बन रहा है, तो आप लिखोगे 3, 5। ऐसे ही जो है 3 का 6 के साथ भी बन रहा है, तो लिखोगे 3, 6। तो ये बन गया एक समुच्चय। क्या बन गया, समुच्चय किसका, क्रमित युग्मों का समुच्चय ही तो बना है। क्या आपको दिखाई दे रहा है, एक बार देख लूं, ठीक है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो संबंध, ये ए क्रॉस बी, एक इसको क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी बोलते हैं, ठीक है। और दर्शाने का तरीका यही होता है कार्तीय गुणन का, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, आप बोलोगे हाँ समझा। तो अब आप यहाँ पे एक चीज समझो, क्या चीज समझनी है, ये जो क्रमित युग्म आए हैं, जोड़े बने हैं, तो इसका जो पहला है देखो अव्यय, पहला घटक है सेट ए से संबंधित है, इसका भी पहले सेट ए से देखो ए से ए से, ये भी ए से, यानी कि क्रमित युग्म का यहाँ पे जो ए है कॉमा बी, ठीक है, इसका ये ए कॉमा बी, ये ए कॉमा बी, क्रमित ऐसे ही तो लिखा होता है, ए कॉमा बी इस रूप में तो लिखा होता है। तो यहाँ पे देखो ए जो है किससे बिलोंग कर रहा है भाई, सेट ए से। बी जो है किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से, वही तो बोला है उसने। समझे कि नहीं समझे, तो यही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ क्लियर है। अब लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं आपके सामने ये लिख देता कि बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस अगर ए लिख दूं तो यहाँ पे अर्थ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। क्या अर्थ बदल जाएगा, आओ बात समझते हैं। देखो तो इसका अर्थ क्या है, तो ये दोनों बराबर चीजें नहीं है, ये ध्यान रखना। ए क्रॉस बी जो है बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, ये दोनों चीजें अलग हैं, ये बराबर नहीं हो सकते, अलग अलग आंसर आता है। कैसे, बी क्रॉस ए का मतलब क्या है कि बी की तरफ से ए की ओर तीर चलाना है ना। यानी कि जो मेरा जो सेट लिखा है, क्या 1, 2, 3 ए सेट ये, और बी सेट क्या है बताओ, 4, 5, 6। तो इसका अर्थ क्या है, बी से ए की तरफ तीर चलाना है। तो बी से ए की तरफ आप तीर चलाओगे, तो आप देखो बी से ए की तरफ चलाओगे ऐसे, तो 4 का 1 के साथ बनेगा, 4 का 1 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ, 4 का 2 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ, 4 का 3 के साथ, अब 5 का 1 के साथ, ठीक है, अब 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, ठीक है, अब 5 का 3 के साथ, 5 का 3 के साथ। अब देखो 6 का 1 के साथ, 6 का 1 के साथ, अब देखो यहाँ पे 6 का 2 के साथ, 6 का 2 के साथ, और 6 का 3 के साथ, ठीक है। तो ये बन गए हमारे सारे जोड़े, बन गए कि नहीं बन गए, ठीक है। तो ये दोनों देखो अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखो यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सारी चीजें पलट गई। ए क्रॉस बी को जैसे मैंने बी क्रॉस ए किया, सारी चीजें पलट गई। 1, 4, 4, 1 बन गया, 1, 5, 5, 1 बन गया, 1, 6, 6, 1 बन गया,
2,4 4,2 बन गया कि नहीं बन गया। यानी कि अब यहाँ पे जो ए और बी है, यानी कि यहाँ पे अब ए और बी है, अब देखो क्या अंतर आ रहा है, देखो ए ये बी, ए बी, ए बी, ए बी, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो ये क्रमित युग्म लिखा है, इसका जो पहला अव्यय है 4, वो कौन से सेट में है, तो आप बोलोगे बी में। अब देखो इसका भी 4 कौन से सेट में है, बी में, ये तो 4 कौन से सेट में है, ये बी में, कौन से में है, ये बी में। ऐसे ये 5 किस में है बताओ, बी में, ये भी किस में है, बी में, ये भी किस में है, बी में, 6 भी किस में है, बी में, बी में, बी में, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो अब ये सेकंड इसका घटक है एक, एक कौन से सेट में है, ए में, एक तो ए में, दो कौन से में, ए में, तीन कौन से में, ए में, यानी कि सभी किस में आएंगे, ए में। अब आप देख पा रहे हो जी ए जो है बी में आ रहा है, ए जो है किसका सदस्य आ रहा है, बी का सदस्य आ रहा है, और यहाँ पे ए जो है स्मॉल बी जो है, स्मॉल बी जो है किसका सदस्य आ रहा है, तो आप बोलोगे कि सेट ए का सदस्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीजें बदल जाती हैं भाई, अगर ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए बोलोगे तो इसके अव्यय भी बदल जाएंगे, क्रम बदल जाएगा, तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। तो समझे कि नहीं समझे, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा, इतना अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं समझ आता ऐसे एक एक चीज लिख लिख के, ठीक है। तो इतना समझ आया कि नहीं आया। यहाँ पे क्या हुआ, तो ए बिलोंग कर रहा है बी से, लेकिन इसमें देखो ए बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, इसका सेट बी, बी जो है बी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ए बी से कर रहा है, बी ए से कर रहा है, अलग अलग हो गया ना, क्रम बदल गया, समझ रहे हो नहीं, इसलिए तो क्रमित युग्म का नाम, क्रमित युग्म है ऑर्डर्ड, ठीक है। तो ये होता है हमारा कार्तीय गुणन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कार्तीय गुणन कैसे करते हैं, कार्तीय गुणन, ठीक है, ऐसे करते हैं, जोड़े बनाते हैं, ठीक है, और कोई कुछ नहीं इसमें ऐसा। अब इसको जो है हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं कि डायग्राम क्या बनता है इसका, वेन डायग्राम। ये तो हमने देखा जो सेट दे रखे हैं, इनको अगर वेन डायग्राम की तरफ से समझ की मदद से समझना है तो हम वेन डायग्राम की मदद से भी हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। अब जो हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, कार्तीय गुणन का वेन आरेख। तो अभी हमने सीखा कार्तीय गुणन होता क्या है, तो अब उसका देखने वाले वेन डायग्राम, यानी कि वेन आरेख कैसे बनाते हैं और उससे कैसे हम जो है कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं, ठीक है। आओ बात करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने दो सेट लिखे, एक सेट लिखा मैंने, एक सेट लिखा मैंने ए, ठीक है, एक सेट लिखा ए। अब इसके अंदर जो अव्यय हैं 2,3, इसके 10 सदस्य हैं 2,3। एक सेट लिखा मैंने बी, क्या, एक सेट लिखा मैंने बी, तो इसके जो सदस्य हैं वो लिख के मैंने 4,5, ठीक है। अगर आप इसको बिना वेन डायग्राम के करोगे, अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि मुझे ए क्रॉस बी बताओ, क्या बताओ, ए क्रॉस बी, यानी कि इनका ए और बी का कार्तीय गुणन बताओ, ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो पहले ए लिखा है फिर बी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ए के सदस्यों का जोड़ा किसके साथ बनेगा, बी के सदस्यों के साथ बनेगा। यानी कि आपको ए से तीर चलाना है बी की तरफ, यानी कि दो दो तीर चलाएगा बी के सदस्यों की तरफ, ऐसे समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। तो यहाँ पे जब बनाओगे तो क्या आएगा, 2,4, फिर 2 का किसके साथ बनेगा, 5 के साथ, तो कोमा 2,5, ठीक है। अब ए का कौन सा बचा, 3, तो 3 तीर चलाएगा इधर से, इस पे डोरे डालेगा, 3 किस पे डालेगा, 4 पे, किस पे डालेगा, 4 पे, ठीक है, फिर किस पे डालेगा, 5 पे, ठीक है, 5 पे। तो ये क्या आ गया हमारा, अब ये बन गया क्या, सेट, क्रमित युग्म है ना, ये सभी क्या है, क्रमित युग्म, तो ये क्रमित युग्म का सेट बन गया, क्या बन गया, क्रमित युग्म का सेट। तो यही जो कहलाया ए क्रॉस बी, यानी कि कार्तीय गुणन कहलाया, क्या कहलाया, कार्तीय गुणन, ठीक है। ध्यान रखना ए क्रॉस बी है, तो जो ए क्रॉस बी है तो पहले कौन लिखा है, ए, तो क्रमित युग्म में जो पहला अव्यय होगा, तत्व होगा, वो ए सेट ए से ही संबंधित होगा, सेट ए के ही होंगे। देखो 2 2 3 3 ये पहले ही तो है, पर ये किसमें, सेट ए में, ए क्रॉस बी है तो ये पहले ए लिखा है, तो पहले अव्यय जो होंगे ए से ही आएंगे, और बी दूसरे नंबर पर लिखा है तो दूसरे अव्यय 4 5 वो दूसरे नंबर पर ही आएंगे। ध्यान रखना ए क्रॉस बी है तो ए की तरफ से तीर चलाओगे, अगर बी क्रॉस ए पूछता ना तो अर्थ बदल जाता। अब क्या करेंगे, बी से ए की तरफ तीर चलाएंगे, क्या करेंगे, तुम्हारा सेट ए है कितना, 2,3, और सेट बी है हमारा 4,5, ये है। तो अब जो तीर चलेगा बी से ए की तरफ चलेगा, बी जो है ए के अवयव पर डोरे डालेंगे, और डोरे डालोगे तो 4 किस पर डालेगा, पहले 2 पर डालेगा, ठीक है,
4 किस पे डालेगा, 2 पर डालेगा। ऐसे यहाँ पे फिर 4 किस पे डालेगा, 3 पर डालेगा। फिर किस पे डालेगा, 3 पर। फिर 5 किस पे डालेगा, 2 पर। 5 किस पे डालेगा, 2 पर। अब इस तरीके से 5 किस पे डालेगा, 3 पर। 5 किस पे डालेगा, 3 पर। तो ये सभी ने डोरे डाल लिए, ये आ गया हमारा, ठीक है मामला। अब देखो यहाँ पे, अब आप देख पा रहे हो क्या बी क्रॉस ए है, तो इसमें जो क्रमित युग्म है उनके तत्व, जो पहला तत्व है 4 4 5 5, ये किससे आ रहे हैं, सेट बी से आ रहे हैं ना, तो क्योंकि पहले बी के। फिर दूसरा जो है इसका तत्व 2 3 2 3 किससे आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर आ रहे हैं ना, क्योंकि ये दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि ये दूसरे जो है सेट ए से आ रहे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये यहाँ पे क्रम मैटर करता है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हमारा क्रमित युग्म है, लेकिन इसको वेन डायग्राम से कैसे करना है वो सीखना है। तो आओ सीखते हैं। अब वेन डायग्राम से करने के लिए जैसे मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी हमें ज्ञात करना है। तो ए क्रॉस बी ज्ञात करो तो पहले कौन लिखा है, ए। तो आपको लिए पहले की ए लिखा है, तो आपके लिए क्या करना है, आपको एक ऐसा अंडा बसा बनाना है। ऐसे बी लिखा है तो एक अंडा सा इधर बनाओ, 2 ही है ना, तो ये जो अंडा है, देखो ए क्रॉस बी तो आपको निकालना है, ठीक है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो जो पहले ए लिखा है तो पहला अंडा ए होगा और दूसरा अंडा बी होगा, यानी कि पहले के अंडे के अंदर ए के तत्व लिखे जाएंगे, ए के सदस्य कौन कौन से, 2 और 3 लिखे जाएंगे। ऐसे सेट ये अंडा दूसरा बी है, उसके अंदर बी के तत्व लिखे जाएंगे 4 और 5। तो इनको वेन डायग्राम में तो ऐसे लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। अब लेकिन बाइंड डायग्राम की मदद से कार्तीय गुणन कैसे याद करते हैं, आओ वो समझते हैं। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी तो याद करना है। अब ए क्रॉस बी याद करोगे तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ तीर चलाएंगे। क्या है, ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ लगाएंगे, और ए क्रॉस बी लिखा है तो पहले ए लिखा है तो पहले ए का ही बनाएंगे अंडा, फिर बी का बनाएंगे, बी बाद में लिखा है तो, ठीक है। तो कैसे देखो, तो 2 से तीर चलाएंगे इस पे, इस तरीके से ये चला 4 की तरफ, तो यानी कि 2 का 4 7 से तीर चला तो जोड़ा बन जाएगा 2 और 4 का, ठीक है। फिर 2 चलाएगा 5 पे तो जोड़ा बन जाएगा 2 5 का, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 3 से चलाएंगे इस पे तो ये बन जाएगा 3 कोमा 4। फिर 3 से चलाएंगे 5 पे तो ये बन जाएगा हमारा 3 कोमा 5। तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। देख लो ए क्रॉस बी वही सेम आएगा, वही सेम है कि नहीं है, आप बोलोगे हाँ। वैसे तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे कर दोगे तो थोड़ा वैसा लगता है, वही अच्छा सा लगता है ना, बना हुआ डिब्बा सा गोल सा, ठीक है। अब ऐसे ही ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी का, वेन डायग्राम से हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, कार्तीय गुणन हमने याद कर लिया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता कि वेन डायग्राम की मदद से क्या निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है, क्या निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है। अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो पहले बी है तो पहले जो अंडा बनेगा किसका बनेगा, बी का बनेगा, और दूसरा अंडा किसका बनेगा, ए का बनेगा। और बी का अंडा है तो बी के अव्यय आएंगे 4 5, ए का अंडा है तो इसमें ए के आएंगे 2 और 3, ठीक है। अब बी से ए की तरफ तीर चलाओगे ना, पहले बी है तो बी ए की तरफ तीर चलाएगा, बी के अव्यय ए के अवयव पर डोरे डालेंगे, तो डोरे डालेंगे तो यानी कि हमारा बी क्रॉस ए जो आएगा, क्या आएगा आपको वो समझना है। तो 4 2 पे डोरे डाल देगा, यानी कि 4 और 2 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। फिर 4 5 पे 3 पे डोरे डालेगा, यानी कि 4 और 3 का जोड़ा बनेगा। फिर 5 डोरे डालेगा इस पे, क्योंकि अब 4 के इसके सभी के साथ तो जोड़े बन गए, अब कोई बचा ही नहीं है, समझ रहे नहीं समझ रहे। तो अब 5 का 2 पे चलेगा, ये आएगा 5 कोमा 2। अब 5 का 3 पे चलेगा तो ये आएगा 5 कोमा 3, ठीक है, ये आ गया। तो आप देख सकते हो बी क्रॉस ए सेम वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा उस तरीके से है नॉर्मली, लेकिन ये क्या है, वेन डायग्राम की तरफ से है। समझे कि नहीं समझे? तो हमने इस तरीके से वेन डायग्राम की मदद से इसको आप ए क्रॉस बी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है क्लियर है। अब लेकिन एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, क्या आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी, क्या यहाँ पे जो ए क्रॉस बी है इसके जो पहला अव्यय है, पहले जो अव्यय हैं किससे आ रहे हैं, सेट ए से 2 3 2 3 किससे आ रहे हैं, सेट ए से, यानी कि इससे आ रहे हैं। आप चाहो तो इसको एक्स वाई भी नाम दे सकते हो, ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी भी नाम दे सकते हो। अगर मैंने एक्स वाई दिया तो पहला जो है ए वाला क्या हो जाएगा, एक्स वाला हो जाएगा, और बी यानी कि वाई किससे आ रहा है, सेट बी से आ रहा है। ऐसे यहाँ पे देखोगे अगर पहला एक्स है और ये वाई है ना, तो यहाँ पे जो है पहले अव्यय 4 5 किससे आ रहे हैं, सेट बी से आ रहे हैं, यानी कि ये वाला एक्स वाला हो जाएगा,
और ये वाला बाई वाला हो जाएगा, क्योंकि दूसरे बाई जो है किससे आ रहा है, सेट ए से आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो जरूरी नहीं है कि आप क्रमिक युग्म को a, b से ही लिखो। अब x, y से भी दर्शा सकते हो क्रमिक युग्म को, कैसे भी आप दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक आपको कार्तीय उड़न का वेन डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो, वो चीज क्या है कि ये जो a क्रॉस b लिखा है या b क्रॉस a लिखा हुआ है, ये कौन से रूप है? तो आप बोलोगे ये रोस्टर रूप में, क्या है, रोस्टर फॉर्म में है। किस रूप में? ये रोस्टर रूप में है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इनको जो है किसमें लिखना हो, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो, तो कैसे लिखते हैं वो हमें अब सीखेंगे। ठीक है, कार्तीय गुणन का वेन आरेख समझे, और जो कार्तीय गुणन आ रहा है रोस्टर रूप में लिखा हुआ है सभी, क्योंकि रोस्टर रूप ही तो है, महिला कोष्टक लिखा हुआ है, इसके अंदर सदस्य लिखे हुए हैं, अव्यय लिखे हुए हैं, तो ये अव्यय है, क्रमिक युग्म क्या है, इसके अव्यय है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो वही कॉमा लगा के लिखे हुए हैं, यही तो रोस्टर रूप का क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद हम इसका क्या, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अब जो हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, कार्तीय गुणन का समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो किसी भी समुच्चय को दर्शाने के दो तरीके होते हैं, एक तो रोस्टर रूप होता है, एक समुच्चय निर्माण रूप होता है। ठीक है, तो अभी तक हम जो कार्तीय गुणन ज्ञात कर रहे थे वो रोस्टर रूप में थे, लेकिन उनको जो है अगर दर्शाना हो समुच्चय निर्माण रूप में तो कैसे दर्शाएंगे, आओ बात करते हैं। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक सेट लेता हूँ। ठीक है, मैं आपके सामने एक सेट लिखा, मैंने सेट ए, क्या लिखा, सेट ए लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे आपके सामने, 2, 4, 6, 8। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये सदस्य लिखे। ये कौन सा रूप है? तो आप बोलोगे ये जो रूप है ये है रोस्टर रूप। कौन सा रूप है? रोस्टर रूप। ये कौन सा रूप है? रोस्टर रूप है। लेकिन इसको हमें बदलना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो जब समुच्चय निर्माण रूप में बदलते हैं तो समुच्चय निर्माण कैसा होता है, पहले तो ये समझना होगा आपको। तो समुच्चय निर्माण रूप में समझने से पहले जो समुच्चय निर्माण का जो रूप होता है वो कैसा होता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे लिखा होता है एक्स, फिर यहाँ पे दो बिंदी लिखी रहती हैं, फिर यहाँ पे आता है एक्स का गुण, एक्स का गुण। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे जो एक्स क्या है, ये एक्स जो है, एक्स है क्या, अव्यय, सेट का सेट का सदस्य, सेट का सदस्य बोलो या अव्यय बोलो, यानी कि x किसको दर्शाएगा, इसके सदस्यों को, जो इसके अंदर जो सदस्य हैं उनको दर्शाएगा। अब यहाँ पे जो x यहाँ पे क्या लिखेगा, इसको बोलते हैं सच डेट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सच डेट, यानी कि ऐसा है कि x का गुण पे आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, x का गुण, यहाँ पे कोई ना कोई गुण होगा, उसके कॉमन गुण को लिखते हैं, यहाँ पे उसके उनके गुणों को लिखते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में जो अव्यय होते हैं ना उनके गुणों को लिखा जाता है। ठीक है, बस यही चीज है। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे गुण क्या है, तो आप देख पा रहे हो ये 2, 4, 6, 8, तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, अब एक चीज समझो, यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको, तो आप इसको ऐसे लिख दो, इसको मैं क्या ऐसे लिख दूं, 1 × 2। अब 4 को क्या मैं ऐसे लिख दूं, 2 × 2। क्या 6 को मैं ऐसे लिख दूं, 2 × 3, 3 × 2, 3 × 2। क्या मैं इसको 8 को ऐसे लिख दूं, 4 × 2। ठीक है, तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि 1, 2, 3, 4, यानी कि 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को 2 से गुणा करके लिखा गया है यहाँ पे। यही तो हो रहा है, 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को 2 से गुणा करके लिख दिया है सेट में। यही तो है, तो यही हमें पता चल गया गुण, कि 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को 2 से गुणा किया हुआ है और लिख दिया, ये इसका गुण है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, आओ समझते हैं। तो जब इसको लिखोगे समुच्चय निर्माण रूप में, तो x सच डेट, x किसको दर्शाएगा, इसके अवयवों को दर्शाएगा। ठीक है, ध्यान समझना। ओके, अब यहाँ पे जो x है, क्या, x, अब आप देख पा रहे हो जो x है, तो ये जो नंबर है 1, 2, 3, 4, ठीक है, इनको मान लो कुछ भी n नंबर मान लो, यानी कि n नंबर्स को 2 से गुणा कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, 2 से गुणा करके लिख रहा है नंबरों को, यानी कि जो x है 2 से गुणा, यानी कि n का 2 गुणा लिखा हुआ है इसमें। x क्या है, अव्यय 2 गुणा है किसका, n का। n यानी कि n की जगह पर अगर 1 रखोगे, यहाँ पे n की जगह पर 1 रखोगे, 2 2 के रखोगे 4, x का मान 4 आएगा,
2 की जगह n की जगह 3 रखो, 3 2 6 आएगा, इस तरीके से आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी तो बताना पड़ेगा, अब यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा जो n है, n कहाँ तक रखना है, 1 से लेकर अनंत तक रखना है, कितना रखना है, हमें ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये समझनी है, n जो है n, जो n है ना, n n कैसी संख्या है पता है, 1 2 3 4 5, यानी कि कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स को हम दर्शाते हैं कैपिटल लेटर से, प्राकृतिक संख्या को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अब जो नेचुरल नंबर तो है, लेकिन जो n है नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोलोगे ये जो है n कहाँ से, जो n जो है ना 5 से छोटा है, क्या है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो ये इसका गुण है। तो इसमें ये जो लिखा था इसको मैंने रोस्टर रूप में लिखा था, ये जो रूप लिख दिया ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। ये तो खाली सेट का है, ये कार्तीय गुणन का नहीं है, ध्यान रखना, ये कार्तीय गुणन का नहीं है, मैंने आपको एक सेट का लिख के बताया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, समझने के लिए। यहाँ पे देखो तो ये क्या है, x यानी कि अव्यय, इस अव्यय क्या है, अव्यय 2 गुना है n का, ठीक है। n क्या है, नेचुरल नंबर, और n क्या है, एक n जो है 5 से छोटा है, और नेचुरल नंबर 1 से लेकर शुरू होते हैं ना, 1 से शुरू होते हैं, अगर 5 से छोटा है तो 1 से 4 तक ही जाएंगे, और 1 से 4 तक ही है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये तो हमने सीखा एक क्या, ये तो अभी हमने दर्शाया एक सेट को, लेकिन कार्तिक गुणन को कैसे दर्शाएंगे वो आपको एक चीज समझनी है, ठीक है। आओ, जैसे a क्रॉस b है, जैसे सेट मैंने लिखा आपके सामने, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। एक सेट लिखा मैंने यहाँ पे आपके सामने 2,3, ठीक है। एक सेट लिखा मैंने बी आपके सामने 4,60, वही जो सेट लिया है जो अभी लिया था। अब इसको यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालो आप, क्या निकालो, ए क्रॉस बी। जब ए क्रॉस बी निकालोगे तो ए से बी की तरफ तीर चलाओगे ना, तो क्या आएगा 2,4, फिर क्या आएगा 2,5, फिर क्या आएगा 2,5, फिर 3 से चलाओगे 4 की तरफ, यानी कि 3,4, फिर चलाओगे 3 से 5 की तरफ, यानी कि 3,5, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक सेट, किसका, कार्तिक गुणन, यानी कि ए क्रॉस बी, ठीक है। ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी यानी कार्तिक गुणन। अब इसको जो है समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखें, क्योंकि ये तो जो है रोस्टर रूप में, ये किस रूप में, रोस्टर रूप में, लेकिन इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखोगे। अब आपको ये चीज समझनी है, यहाँ पे जो अव्यय थे इस सेट में, तो वो सिंगल अव्यय था, यानी कि खाली एक नंबर था, क्या था, एक नंबर था। लेकिन इसमें ए क्रॉस बी में जो सेट है, ए क्रॉस बी, इसमें जो अव्यय है, ये जो अव्यय है क्या है, क्रमित युग्म है, क्या है, क्रमित युग्म है। यहाँ पे अब नंबर नहीं है, यहाँ पे क्रमित युग्म क्या है, इसका सदस्य है, ठीक है। यानी कि ये जो x है सदस्य, यहाँ पे क्या है, क्रमित युग्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो x की जगह पे लिखा जाएगा ना, क्रमित युग्म को किससे दर्शाते हैं, तो क्रमित युग्म को या तो x, y से दर्शाते हैं, या फिर a, b से दर्शाते हैं, ठीक है। जब आप इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखोगे तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, x यानी कि अव्यय यानी कि सदस्य आएगा, लेकिन इसके जो सदस्य हैं वो तो क्रमित युग्म है, और क्रमित युग्म कैसे लिखा जाता है, x, y रूप का लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक पूरा सदस्य, यानी कि सच डेट, ये भी क्या है, एक पूरा सदस्य है, क्या ये सदस्य किसका, कार्तीय गुणन का, किसका, कार्तिक गुणन का। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, x, y, क्योंकि कार्तिक गुणन तो इसके सदस्य हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे ये जो पहला देखो, पहले ये अब पहले अव्यय हैं 2 2 3 3, तो ये पहले अव्यय किससे सेट से आ रहे हैं, तो आप बोलोगे 2 3 तो पहले सेट ए में है, यानी कि यहाँ पे जो x है ये x y, ये यानी कि ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है। यहाँ पे जो एक्स हैं किससे आ रहे हैं, सेट ए से, यानी कि जो एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए से, ठीक है। और जो यहाँ पे जो बाई जो आ रहा है 4 5 किस सेट से आ रहा है, बी से, यानी कि बाई जो है बिलोंग कर रहा है सेट बी से। तो यही तो इसका गुण है, क्या गुण है, कि जो इसके जो पहले अव्यय आ रहे हैं, क्रमित युग्म के अव्यय जो पहले अव्यय हैं वो सेट ए से आ रहे हैं, और दूसरे अव्यय जो है सेट बी से आ रहे हैं। वही तो लिखा, एक्स जो है सदस्य हैं ए के, बाई जो सदस्य हैं बी के, यानी कि एक्स बिलोंग करेंगे ए को, बाई बिलोंग करेंगे बी को। तो ये जो रूप लिख दिया, यही तो रूप क्या कहलाएगा, कार्तिक गुणन का समुच्चय निर्माण रूप कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समुच्चय निर्माण का, समुच्चय निर्माण रूप कहलाएगा किसका, कार्तीय गुणन का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, ठीक है। आपको मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए संबंध को समझने के लिए।
इतनी सी बात क्लियर है। तो यहाँ पे जो लिखा होता है संबंध का सदस्य होता लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या सदस्य किसका, कार्तीय गुणन का। अब कार्तीय गुणन किस रूप में लिखा होता है, x, y। कार्तीय गुणन का जो सदस्य होता है वो होता है क्रमित युग्म होता है, क्रमित युग्म x, y के रूप में लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये समझे कि नहीं समझे, आप बोलोगे हाँ समझे। तो ये जो है समुच्चय निर्माण रूप आ गया किसका, कार्तीय गुणन a क्रॉस b का। अगर यहाँ से b क्रॉस a निकल जाए, यानी कि b क्रॉस a अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रो b क्रॉस a बताओ मुझे, तो b क्रॉस a जब आप बताओगे तो सिंपल सा ये है लॉजिक कि इसके जो है बाई x बन जाए, x बाई बन जाएगा, यानी कि आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर निकालोगे ना तो b क्रॉस a का मतलब क्या है कि b के अव्यय a के अवयवों पर डोरे डालेंगे, यानी कि b की तरफ से तीर चलेगा a की तरफ, ठीक है। तो 4,2 आएगा, ठीक है। फिर 4 का 3 पे चलेगा, यानी कि 4,3 आएगा। फिर 5 का इस पे चलेगा, यानी कि 5,2 आएगा। फिर 5 का इस पे चलेगा, यानी कि 5,3 आएगा, ठीक है। तो आ गया, तो ये बन गया हमारा b क्रॉस a, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, अगर इसको जब आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो लिखोगे तो वही सेम, पहले आएगा सदस्य, यानी कि ये दर्शाएगा सदस्य को। अब सदस्य किसका, कार्तीय गुणन का, और कार्तीय गुणन के सदस्य होते हैं क्रमित युग्म, तो यहाँ पे क्रमित युग्म लिखा जाएगा। लेकिन सेट के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर्स, इसलिए नंबर्स को तो आप एक्स से दर्शा सकते हो ना, समझ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब एक चीज देख पा रहे हो इसमें, ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है। यहाँ पे जो एक्स है 4 है, 4 है, 5 5। अब यहाँ पे जो एक्स आ रहा है 4 5 किससे आ रहा है भाई, सेट बी से आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो x बिलोंग कर रहा है सेट b से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ऐसे यहाँ पे जो बाई है 2 3 2 3, यानी कि जो बाई आ रहा है किससे आ रहा है, सेट a से आ रहा है, किससे आ रहा है, सेट a से आ रहा है, यानी कि बाई जो है बिलोंग कर रहा है सेट a से। तो अब बदल गया कि नहीं बदल गया सारी चीजें, तो ये तो a क्रॉस b है, ये तो a क्रॉस b है, लेकिन ये क्या है, b क्रॉस a। तो a क्रॉस b है, तो पहले जो x है a से बिलोंग कर रहा है, देखो, यानी कि क्रमित युग्म का पहला अव्यय a से बिलोंग करेगा अगर a क्रॉस b है तो। अगर b क्रॉस a है तो पहला जो अव्यय क्रमित युग्म का यानी कि x b से बिलोंग करेगा, y a से बिलोंग करेगा। सारी चीजें पलट गई कि नहीं पलट गई, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो रूप लिखे हुए हैं ये हो गए समुच्चय निर्माण रूप। क्या है ये, समुच्चय समुच्चय निर्माण रूप किसके, कार्तीय गुणन के, ठीक है। तो समझे कि नहीं समझे। तो आई थिंक आपको जो है क्रमित युग्म समझ आ गया होगा, कार्तीय गुणन जो है डिटेल में समझ आ गया होगा कि कार्तीय गुणन हकीकत में होता क्या है। तो आज तक आपने ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा होगा जितना डिटेल में हमने आपको पढ़ाया है, बड़े ही आराम आराम से, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, तो अगली क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों, अगली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं संबंध। क्या आप स्टार्ट करने वाले हैं, संबंध स्टार्ट करने वाले हैं। संबंध समझने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।